हेलो एवरीवन। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी हम पूरा डायग्राम का ही हेल्प लेंगे। पहले आप लोग डायग्राम को समझ लोगे, उसे बना लोगे, उसके बाद फिर जो नोट किया हुआ है वो नोट करोगे। ठीक है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अगर ह्यूमन का स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर हम रीज़न का बात करें तो ह्यूमन के स्पर्म में जनरली इसको 4 रीज़न में डिवाइड किया जाता है। ये जो इसका ऊपर वाला पूरा आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देख रहे हो इसे हम हेड कहते हैं। बीच वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है इसे नेक कहते हैं। उसके बाद वाला जो पोर्शन आता है ये स्पर्म का मिडल पीस होता है और लास्ट में ये पूरा स्ट्रक्चर टेल होता है। ठीक है, अब इन हर पार्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम हेड देखें तो हेड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हेड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड इट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगा इनका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल्स तो होंगे ही होंगे। तो वो इसके पास न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोमल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम हेड का एंटीरियर पार्ट को अगर देखें तो हेड का जो आगे वाला पोर्शन है, ये जो बल्जिंग पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एक्रोजोम। और एक्रोजोम जो है ये एंजाइम्स कंटेन करता है। एक्रोजोम्स जो है वो एंजाइम्स कंटेन करता है और ये एंजाइम्स जो है फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि स्पर्म को जाकर के फीमेल का एग को या ओवा को उसके वॉल को पेनिट्रेट करके आगे जाना होता है। अगर ये ओवम है, उसका ओवम का वॉल है, तो स्पर्म को क्या होता है इसके वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर जाना पड़ता है। तो इससे एक्रोसोम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यही एंजाइम्स जो हैं वो ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करके स्पर्म को अंदर इंटर करने में हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो बाहर वाला जो लेयर है एनिमल सेल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न अगर हम यहाँ पे देखें स्पर्म के अंदर, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है नेक वाला रीज़न। ठीक है, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है नेक का। ठीक है, नेक का भी अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हेड का अपना इंपॉर्टेंस है, किसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, बिल्कुल वैसे ही नेक का भी इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि नेक में नेक जो है वो क्या कंटेन करता है, तो नेक के पास सेंट्रियोल होता है। ठीक है, नेक के पास क्या होता है, सेंट्रियोल। इस चीज़ को हमारे एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे स्पर्म में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आपका oogenesis में होगा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओवम होता है उनके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये जब स्पर्म का सेंट्रियोल जब उन्हें मिलता है तभी जाकर के उनकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो पाती है। तो सेंट्रियोल भी स्पर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये आगे जा कर के ओवम को उनका मियोसिस 2 कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नेक में सेंट्रियोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। उसके बाद थर्ड जो रीज़न है स्पर्म का वो है मिडल पीस। मिडल पीस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो मूव कर सके। ठीक है, इनकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है वो मिडल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसके किस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो ये हमेशा याद रखोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है। M4 मिडिल पीस एंड M4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सबको। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है स्पर्म का वो पूरा है टेल का रीज़न। ये टेल जो है वो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्विम करने का क्या, हम स्विम करना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पर्म को जो है वो काफ़ी लंबा पाथ ट्रैवल करना होता है। आप इजैकुलेशन के बाद जब वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में प्लेस होता है तो उसको फीमेल के वाजाइना को, उसके सर्विक्स को, पूरे यूट्रस को, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला, उसके स्थमस, फिर एम्पुला, उन सारे पार्ट को क्रॉस करके फिर एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे जाके जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ तक इसे पहुँचना होता है। तो इतने लंबे पाथ को ट्रैवल करने के लिए स्पर्म के मूवमेंट जो है वो टेल जो है उनको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। और मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, जो कि उनके मिडिल पीस में होता है।
ठीक है। तो ये तो था स्पर्म के स्ट्रक्चर का बात। अब अगर देखें हम कि मेल के केस में ड्यूरिंग एक अगर किसी फीमेल के साथ अगर एक बार कोइटस होता है तो ड्यूरिंग अ सिंगल कोइटस एक बार में मेल की बॉडी से कितने स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, तो ये रिलीज़ होता है आपका 200 to 300 मिलियन। ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक टाइम में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अगर ये जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वाला बात है। ठीक है, क्योंकि अगर अपनी लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट हो तो हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए स्पर्म से। ये हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि आप देख रहे हो इसका नंबर कितना ज़्यादा होता है, 200 to 300 मिलियन। इसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म केपेबल होता है कि वो जा करके ओवा को फर्टिलाइज़ कर पाता है। ठीक है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये नॉर्मल कोई मेल जो कि नॉर्मल है, फर्टाइल है, तो उनमें क्या होगा, एक एजैकुलेशन में ड्यूरिंग अ सिंगल कोइटस, ईच कोइटस लिख सकते हैं यहाँ पे, ईच कोइटस, सिंगल कोइटस में इनमें से 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ आउट होते हैं। ठीक है, इतने स्पर्म रिलीज़ आउट होते हैं। और इनके पास अगर ये मेल नॉर्मल है तो इस 200 और 300 मिलियन स्पर्म में से जो 60% स्पर्म होंगे, 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज़ होना चाहिए। 60% का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़। ठीक है, शेप एंड साइज 60% का नॉर्मल होना चाहिए। ये फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई मेल फर्टाइल है तो उसका 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से कम 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए, और उनमें से 60% में से जो 40% स्पर्म होने चाहिए वो विगरस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। विगरस मोटिलिटी कहने का मतलब जिनके अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो, क्योंकि इसे बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करना होता है, तो उनमें मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम उसमें से 60% में से जो 40% होंगे उनके पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैवल करके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जा करके ओवा से फर्टिलाइज़ करें। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे फास्टेस्ट विगरस मोटिलिटी शो करते हैं वही जाके सबसे पहले पहुंचते हैं ओवम के पास और फिर जा करके उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। तो ये जो था ये स्पर्म का स्ट्रक्चर था, और उसमें हम लोगों ने देखा ये चीज़ कि ड्यूरिंग सिंगल कोइटस कितने मिलियन स्पर्म रिलीज़ होंगे, उनका कितना नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए, और कितने के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक नॉर्मल मेल, अगर फर्टाइल मेल का कंडीशन है। ठीक है, जब इनफर्टिलिटी का हम रीजंस देखते हैं तो इनफर्टिलिटी के रीजंस में भी ये चीज़ को भी काफ़ी स्टडी किया जाता है। मेल के स्पर्म को अच्छे से स्टडी किया जाता है कि कहीं उनमें इसके नॉर्मल शेप एंड साइज़ का जो काउंट है वो तो कम नहीं है, या फिर विगरस मोटिलिटी कम नहीं शो कर रहे हैं। तो ये जब उनके सेमेन का टेस्टिंग होती है तो उनके फर्टिलिटी के रीजंस में से ये भी एक काउंट होता है कि अगर कोई मेल है और उनके अंदर अगर वो इनफर्टाइल हैं तो उनका ये भी हो सकता है उनमें जो स्पर्म इतने मिलियन स्पर्म सिंगल कोइटस में रिलीज़ ना हो रहे हो, या फिर उनमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज़ ना हो रहा हो, या फिर वो विगरस मोटिलिटी शो नहीं कर रहे हो। तो ये भी उनमें इनफर्टिलिटी का एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल मेल की कंडीशन में इतने का कम से कम नॉर्मल 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज़ और 40% विगरस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आप लोग का स्पर्म के बारे में, और हमारे पास इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग oogenesis को देखेंगे, ओवम के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। तो आप लोग पहले इसको डायग्राम कर लोगे, डायग्राम अच्छे से बना लोगे, उसके बाद ही आप लोग इसको नोट करोगे। ठीक है, नोट करने में भी यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को बस समझाया गया है वही यहाँ पे इसको अच्छे से लिखा गया है। स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल का। फिर हेड में लिखा गया है हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम ये कंटेन करता है, एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक में सेंट्रियोल कंटेन करता है ये। फिर मिडिल पीस के बारे में लिखा गया यहाँ पे कि इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टेल जो है वो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। फिर ये भी यहाँ पे नोट कर दिया गया है कि ईच कोइटस मेल कितना इजैकुलेट करते हैं स्पर्म को, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म को वो इजैकुलेट करते हैं। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज़ होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% उनमें से विगरस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट करके याद कर लोगे। थैंक यू।